हे स्टूडेंट, दिस साइड दिव्या और विष्णु दिवाकर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने हिस्ट्री की जो हमारी यूनिट 1 है उसका हमने इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रखा है। इंद्रप्रस्थ हमने पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम अशोक के शिलालेख पर फोकस करेंगे। अशोक के शिलालेख के अंदर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, खोजा किसने है वो देखेंगे, और अशोक के शिलालेख में किस तरीके की चीज़ें कौन सी लैंग्वेज में और क्या क्या रखा गया है, उन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। मैंने आपको इसमें वीडियो में कुछ लाइंस वगैरह भी लिख के दी हैं साथ में समझाने के, तो आप उनको अपने नोट्स में कॉपी कीजिएगा। जो मैं आपको बताऊंगी वो भी आप अपने नोट्स में कॉपी ज़रूर कीजिएगा। अशोक की जो शिलालेख हैं ये दिल्ली की अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेख साउथ दिल्ली में एक सबसे पुरानी जगह, सबसे पुरानी पुरानी बहापुर, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं अशोक के वो पाए जाते हैं। दो अलग अलग अशोक के स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ और दिल्ली टोपरा स्तंभ, ये तो टोपरा में ही खड़ा है ऑब्वियसली और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली मेरठ स्तंभ यूपी में मेरठ के फिरोज शाह जो दिल्ली में स्थानांतरित किया गया बाद में, और चौक बुर्जी मस्जिद, हिंदू राव अस्पताल हॉस्पिटल, इन सब के बीच दिल्ली के उत्तरी रीच के एक स्थान पर ये खड़े हुए हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ में 6 उत्कीर्ण शामिल थे उस टाइम पे। तो जो हमारे शिलालेख हैं, ये जो हमें सब मिला है, ये सारी चीज़ों को हमने दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छे से देखा है। अगर आप लोग बहुत घूमने के शौकीन हैं या कॉलेज से आप ट्रिप वगैरह पे गए हो या स्कूल से गए हो या खुद गए हो, तो आप इस चीज़ को फोकस कर सकते हो कि अशोक के शिलालेखों को आज तक किस तरीके से अच्छे से संभाल के रखा गया, जबकि ये बात हो रही है 6-7-8 सेंचुरी की। अशोक के शिलालेख मौर्य सम्राट द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण 33 घोषणाएं हैं जिनमें धम्म के संदेश दिए गए हैं। बेसिकली ये 33 घोषणाएं, उत्कीर्ण घोषणाएं रखी गई और इसमें धम्म की जो पर्सपेक्टिव है वो रखा गया। अच्छा, धम्म अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। धम्म एक बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग सत्य और सच बोलने वाली चीज़ है, कि उनके धम्म मतलब एक धर्म को उन्होंने धम्म का नाम दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में तो उन्होंने उसमें 5-6 चीज़ें रखी: सच बोलना, झूठ नहीं बोलना और अपने एक नेक राह पे चलना, ये करना वो करना, इस टाइप का। लेकिन इसके अंदर भी अशोक के धम्म अलग हैं और इसी चीज़ से रिलेटेड है, बट इसका नाम अलग अशोक के धम्म पड़ गया, जो कि एक्चुअली में कुछ ऐसा है कि सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों और नैतिक शिक्षाओं का वर्णन करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जिसमें लोक कल्याण, अहिंसा और सार्वभौमिक नैतिकता शामिल थी। ठीक है, तो अशोक ने धर्म को ही यूज करा वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म में यूज किया गया, बट उन्होंने अपनी जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, और जो मोरालिटीज़ है, जो लोगों के बीच में मोरालिटीज़ होनी चाहिए, उन पर फोकस करने के लिए इन्होंने धम्मा या धम्म वर्ड का यूज़ किया है अपने शिलालेखों के अंदर। ठीक है जी, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है स्टूडेंट्स, हो सकता है आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट आपको नहीं समझ आए तो आप जो ग्रुप में ऐड हो आप वहाँ से कांटेक्ट कर लो या कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। ये जो है हमारे अभिलेख हैं, ये 5 तरीके के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख, मूर्ति लेख। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है। स्टूडेंट 1966 में बहापुर में जो श्री निवासपुरी में अशोक शिलालेख की खोज की गई थी, तो वो इतिहास का एक बहुत बड़ी विरासत बन गई थी 1966 में। और वो इतनी बड़ी विरासत बनी कि आज के टाइम पे ऐसा कोई भारत का म्यूजियम नहीं होगा जहाँ पर उन शिलालेखों को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली दिल्ली में तो किया ही जाता है। उस पर लिखे हुए आदेश बौद्ध धर्म की लाइफ से रिलेटेड हैं, जो कि मैंने अभी आपको धम्मा या धम्म बताया और फिर अशोक का धम्म बताया, और उसमें उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड क्या लोगों को करना चाहिए या एज अ राजा उनको क्या करना चाहिए या किसी और को क्या करना चाहिए उसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताया है। ठीक है, तो ये हमारे जो है अभिलेख है कुछ अशोक के। शिलालेख स्तंभ पर, पिलर्स वगैरह पे, ताम्रपत्र पर, गुहालेख है और मूर्तियों पर भी ये लेख किए गए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मैंने आगे भी कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं, आप उस पर देखिएगा। ये शिलालेख प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषाओं में है और ब्राह्मी।
खरोष्टी, ग्रीक और अरामी लिपियों में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों को इन इन लैंग्वेजेस में लिखा गया है। भाषा और इनकी खोज का जो है योगदान वो ज़्यादातर ग्रीक वाले टाइप साइड के लोगों को जाता है, तो इसलिए ग्रीक भाषा में ज़्यादातर अशोक के शिलालेखों को लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज कह सकते हैं कि सबसे पहले या दूसरे नंबर पे की थी अशोक के लिखने के बाद। इन्हें खोजने का श्रेय सबसे पहले टी पैंथलर को जाता है, जिन्होंने 1750 में इनकी खोज की, जबकि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन्हें पहली बार पढ़ा था। सो ये दो नाम तो मैंने आपको बताया, एक थर्ड पर्सन और है जिनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। सो हमारे ये हैं वो थर्ड पर्सन। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इन लोगों ने डिस्कवरी की तो फिर किस तरीके से की, इन्होंने क्या खोजा। 1750 में टी पैंथलर ने पहली बार शिलालेखों की खोज करी थी। ठीक है, अशोक के शिलालेख जो थे फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर्ड किया था वो टी पैंथलर ने किया था। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इन्हें पढ़ा था, ठीक है, रीड आउट किया था। और फिर 1915 में सी बिडेन ने मास्की में शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, फिर वहां पर उन्होंने मास्की में भी, भाई मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से अशोक के जो शिलालेख हैं वो इतने ज़्यादा ओवरऑल यूनिवर्स बटे हुए थे, इतने ज़्यादा बिखरे हैं कि कोई भी ऐसा शख्सियत नहीं रहा किसी भी देश की जिसने अशोक के शिलालेखों को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सो ये अशोक के अभिलेख जो हैं ये मैंने आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके बताए हैं। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, शिलालेख, रॉक एडिक्टिव, गुहालेख जो केव वाले हैं, और स्तंभ लेख जो पिलर पे लिखे गए हैं। ठीक है, जो रॉक पे लिखे गए हैं वो ये हमारे ये 2 तरीके के हैं, माइनर और मेजर। गुहा लेख में सिर्फ कोई भी नहीं है, और स्तंभ लेख में 7 पिलर्स का है और माइनर पिलर्स का है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको कॉपी करना है। स्टूडेंट, चार्ट या डायग्राम बनाने के आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो अपने अपने सब्जेक्ट्स में कोशिश कीजिएगा जिसमें भी आप चार्ट वगैरह बना सकते हो तो ज़रूर बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाषा और लिपि की बात करते हैं। तो भाषा की बात अगर करें तो अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में है, उत्तर पश्चिम में ग्रीक और अरामी में भी है। ठीक है, प्राकृत भाषा हिंदी की भाषा होती है। हिंदी में सिर्फ हिंदी नहीं है जो हम लोग बोल रहे हैं, ये नॉर्मल हिंदी है, मैं जो बोल रही हूँ या आप लोग जो बोलते हो। शुद्ध हिंदी भी होती है, ब्रज, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। ठीक है, अलग अलग टाइप की हिंदी होती है। ये जो लिखे गए हैं ये प्राकृत भाषा, प्राकृत हिंदी में लिखे गए हैं। और इसके अलावा जो लिपि है, ज़्यादातर प्राकृत शिलालेख जो हमारे हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि कुछ उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए। अफगानिस्तान में तो शिलालेख ग्रीक और अरामी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे बताया कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी ओवरऑल यूनिवर्स जहाँ पर अशोक के शिलालेखों को डिस्क्राइब अच्छे से नहीं किया गया होगा। तो इसमें ये है कि उन्होंने अपनी महानता की खुद किस तरीके से वो मेहनत करके या किसी भी तरीके से अपनी जनता को, अपने राज्य को सिक्योर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से वो अपनी अपनी जनता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में शिलालेखों में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट, अशोक की शिलालेख कंप्लीट हो गया है। मेहरौली, लौह स्तंभ और लालकोट वी विल ट्राई कि आपको एक ही क्लास में पढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आ जाते हैं, और शॉर्ट नोट का आपका एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, आपको पता हो कि उसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, क्लास में कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, या आप ग्रुप में ज्वाइन है तो वहाँ से पर्सनली भी डिस्कशन आप कर सकते हैं। अपने